बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मईशत मुस्तहकम मुल्क को मुस्बित सिर में लेकर जाने की हुकूमती कोशिशें जो हैं काबिल सताइश है। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि सदर पाकिस्तान का खिताब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सदर अपोजिशन चैम्बर से होकर गुजरे और ना ही तमाम इकाइयों को मुत्तहिद करने वाला उनका खिताब था। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका आज इजलास हुआ, अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से जो खिताब किया गया उनमें किन अमूर का अहाता था? देखिए, ये तो जरदारी साहब का खिताब तो मैंने कम सुना। मैंने क्योंकि उसमें शोर बहुत ज़्यादा था और एहतजाज तहरीक इंसाफ कर रही थी, तो ज़्यादातर आवाज़ें तो खान साहब के आ रही थी, वही सुनने में आ रही थी। बाकी यह है कि उनकी तकरीर जो है जरदारी साहब की वो भेज दी गई थी मीडिया को, तो वो मैंने पढ़ी और मुनासिब सी तकरीर थी। उसमें उन्होंने, ज़ाहिर है कि हुकूमत चूँकि मुस्लिम लीग नून की है, तो उन्होंने कोई ख़ास हुकूमती कारकर्दगी को बस उन्होंने बताया कि ऐसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए मामला। और ये है कि नहरों के मामले में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कहा कि इससे वफाक को नुकसान पहुँचेगा। तो अब वफाक, उन्होंने कहा कि वफाक से यानी कोई मुशावरत नहीं हुई, ऐसी कोई बात उन्होंने की इस हवाले से। लेकिन यह है कि अब ज़ाहिर वफाक का उनका अपनी तरफ इशारा होगा। एक हुकूमत है, एक वफाक है, एक रियासत है, एक मुल्क है, एक मतलब अब बहुत सारी डेफिनेशन हैं, लेकिन ये है कि वो जो नहरों के हवाले से उन्होंने इशू रेस किया और एहतजाज बहुत था, बहुत एहतजाज था। मतलब है कि वो थोड़ी देर जब खामोशी अख्तियार करते थे तो उस वक्त मेरे ख्याल से वो आवाज़ ज़रा एहतजाज की कम हो जाती थी। वो जैसी बात करने शुरू करते थे, इतना एहतजाज था आज कि वो कैदी नंबर 804 और ये और वो, और मौलाना साहब नहीं थे ग़ालिबन, या शायद मौजूद थे वो, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आए, हमजा शहबाज साहब भी नहीं थे और अली मिन गंडापुर नहीं थे, मरीम नवाज साहबा थी, शहबाज शरीफ साहब थे, मुराद अली शाह साहब थे। तो ये है कि बहरहाल हो गया जैसे तैसे। और अमूमन ये होता है एहतजाज, इससे ज़्यादा भी हो चुका है और इससे कम भी हो चुका है। तो ये जो एहतजाज है, ये एक मामला जो है, ये तो बरसा बरस से हम देख रहे हैं कि सदर की तकरीर के दौरान अपोजिशन जो है एहतजाज करती है, वो बड़ा सख्त करती है, कभी कम करती है, बहुत शदीद करती है। आरिफ अलवी साहब जब तकरीर करते तो उससे बड़ा एहतजाज होता था, उससे पहले मुशर्रफ साहब की तकरीर पे बहुत एहतजाज होता था और ग़ुलाम इसाक़ खान साहब की तकरीर पे तो बहुत। तो ये एक मामूल का एक रूटीन है। लेकिन ये है कि बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत किस रुख पे जाती है। वही मामला हैं कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स और IMF के मुज़ाकरात और बाकी खारजा पॉलिसी पे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इस वक्त। और इस वक्त जो हम रोज़ बात करते हैं, आज भी उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो आगे बढ़े हैं और बढ़ते नजर आ रहे। मैं देखें थोड़ी देर के बाद या शायद पहुंच गए हैं, ज़ेलेंस्की जो हैं वो रियाद पहुंच गए हैं और उनकी मुलाकात आज ही शायद जो वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से होने जा रही है और उनके साथ उनका डेलीगेशन भी रियाद पहुंचा है और उस डेलीगेशन में उनके वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनके साथ जो है वो वज़ीर दिफा भी हैं और उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ भी हैं। ये तमाम शख्सियात जो हैं ये मुज़ाकरात करेंगी, कल से शुरू करेंगी जद्दा में। ये मुलाकात यानी ज़ेलेंस्की जो हैं वो जद्दा नहीं जा रहे, वो रियाद में उनकी मुलाकात होगी। उनके वफूद की जो मुलाकातें हो रही हैं, जिसमें अमेरिकन भी हैं और इनके साथ जाने वाली शख्सियात भी हैं, जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं मशरिक़ वस्ता के, और उसके अलावा जो है वो वहाँ तो वो उनका डेलीगेशन जो है वो अलग से जो है वो मामला तय करने के लिए वहाँ पे पहुँच रहा है, अमेरिकन का हाई लेवल डेलीगेशन। और ये जो है ये तमाम मुज़ाकरात से अमली तौर पे ज़ेलेंस्की को बाहर कर दिया गया है। और ज़ेलेंस्की जो है, मैं देखें ये जो रियासतें हैं ना, मुल्क अब जैसे सीरिया में आज
काफ़ी हद तक जो पिछले 3-4 दिनों से मामलात काफ़ी ख़राब थे और वहाँ पे कोई बयान हो रहा है कि 1100 के करीब लोग जहाँ पर हो गए। आज अहमद शरा की तरफ से ऐलान हुआ है, वहाँ के जो अबूरी सदर हैं, कि ऑपरेशंस ख़त्म हो गए हैं, फ़ौजी ऑपरेशन ख़त्म हो गए हैं और वहाँ से अब जो है वो कोई पिछले कई घंटों से मज़ीद पुरतशद्दुद वाक़यात की कोई इतला नहीं आ रही। लेकिन शाम जो है वो एक हमारी दुआ है कि एक मुल्क के तौर पे रहे अपनी जगह, बहुत खूबसूरत मुल्क, लेकिन एक और मुल्क जो कि जिसको फेल्ड स्टेट बना के और फिर उसको कई हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश हो रही है। और उसमें जो सबसे इस वक्त प्रोवोक किया है अहमद शरा को और सारे अरब ममालिक को बशमुल तुर्की और सारे, वो इसराइल की फ़ौज के जो सरबरा हैं नए, उनका जो नए सरबरा जो हैं, उन्होंने सीरिया का, अगर आप देखें तो सीरिया का बॉर्डर मिलता है इसराइल के साथ, गोलान की पहाड़ियाँ जो शुमाली इसराइल है उसको बॉर्डर मिलता है जनूबी सीरिया के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने सीरिया के अंदर यानी बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया में कदम रखे हैं और वहाँ पर इसराइल की जो फ़ौज मौजूद है शाम के अंदर, मैं गोलान की पहाड़ियों की बात नहीं कर रहा, गोलान की पहाड़ियों से आगे, तो वहाँ पर उन्होंने दौरा किया है और दौरा करके उन्होंने प्रोवोक किया है दोबारा अहमद शरा को। अच्छा ये देखें, ये जो है ना, हम अगर दुनिया का नक्शा देखें तो नक्शे पे हमें कोई 193 मुल्क तो ऐसे हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करती है, ठीक है। अच्छा एक कंट्रीज़ जो हैं, कंट्रीज़, अच्छा एक है कंट्रीज़ जो हैं वो वैसे तो लफ्ज़ ये बड़े पेचीदा से हैं और इनको आपस में कई दफ़ा मिला के भी जो है वो इनका बयान होता है कि जी किस तरह से कैसे बात होगी और क्या होगा। लेकिन ये कि मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि जो ये है ना कंट्री में, और एक है कंट्री, अच्छा एक है नेशन। कौम ये है कि जी जिसकी एक सकाफ़त हो, एक उसकी तारीख़ हो, एक उसकी कोई ज़बान हो या मज़हब हो, या कोई कौम किसी चीज़ पे, जैसे कबीला किसी चीज़ पे इकट्ठा होता है या उसी तरह से ग्रोह किसी चीज़ पे इकट्ठा होता है, कौम एक चीज़ पे इकट्ठी होती है तो नेशन उसको कह लेते हैं। ये बड़ी पॉलिटिकल साइंसेस में डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं इस बात को ज़रा मुख्तसर कर रहा हूँ। और फिर एक नई इस्तिलाह जो है वो ये जो 30 साला जंग चली, जब यूरोप के अंदर 30 साल तक एक जंग हुई, दो जंगें हुई बल्कि, एक तो 80 साला जंग हुई और एक 30 साला जंग हुई यूरोप के अंदर। और उसके बाद वो वेस्टफेलिया का जो माहिदा था उसके नतीजे में 1668 में ये दो जंगें ख़त्म हुई। एक 30 साला जंग, जो कि वो 30 साला जंग जो थी वो एम्पायर के अंदर चल रही थी, यानी जो रोमन होली एम्पायर के अंदर, अभी ये मैं शिज़म वाली जंग की बात नहीं कर रहा जिसमें ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक्स की लड़ाई तो नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ जो रोमन कैथोलिक एम्पायर के अंदर ही जो लड़ाई हुई, जो प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान और बाकी फ़िरकों के दरमियान और कैथोलिक्स के दरमियान, वो 30 साल तक हुई और वो सबसे खूनी जंग कहलाती है यूरोप की तारीख़ की। यानी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड, वो सबसे खूनी जंग कहलाती है। उसमें जो है वो कोई 11 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए और 30 साला जंग है। कुछ इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, लेकिन ये 30 साला जंग और एक 80 साला जंग जो है, वो दो जंगें थी। दूसरी जंग जो है वो 80 साला जंग थी, 80 ईयर्स वॉर जिसे कहते हैं। और वो जो 80 ईयर्स वॉर थी वो उसमें बरतानिया, फ्रांस, बाकी मुल्क और ये यूरोप के अंदर ही जो है ये जंगें जो हैं ये हो रही थी और बड़ी हो रही थी। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, माहिदा हुआ, बात मुख्तसर करते हैं यहाँ पे, उसके नतीजे में ये हुआ कि वहाँ से एम्परर ने जो है वो फ्रांस के एम्परर ने, और उन्होंने ये छोड़ा, अपना ओहदा छोड़ा। और उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया दुनिया के सामने, और वो जो कॉन्सेप्ट था वो था ये नेशन स्टेट्स का। ये लफ्ज़ सामने आया, नेशन स्टेट्स। अच्छा, नेशन स्टेट्स ये कि जी क्योंकि कंट्री जो है, अब इसको नेशन स्टेट्स और कंट्रीज़ को तकरीबन एक ही समझा जाता है, लेकिन एक फ़र्क भी है।
मतलब नेशन स्टेट्स कुछ और हैं, कंट्री मुल्क कुछ और है, नेशन स्टेट कुछ और हैं, लेकिन आम तौर पे नेशन स्टेट्स ही कहते हैं सारे मुल्कों को। लेकिन यह है कि नेशन कंट्री तो एक सिर्फ जोग्राफी है ना। अच्छा, नेशन स्टेट जो है वो ये है कि एक कौम, एक ही कौम, जैसे फ्रांस जो है वो एक नेशन स्टेट है, लेकिन अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो वो शायद नेशन स्टेट नहीं है, वो कंट्री है। उसकी वजह ये है कि वहाँ वेल्स भी है, वहाँ पे नॉर्दर्न आइलैंड भी है, वहाँ पे स्कॉटलैंड भी है, ठीक है ना। तो वो इस तरह वो चार उनके, तो ये जो है ये फ़र्क जो है अपनी जगह रखना, सामने रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो नेशन स्टेट्स में और फ़र्क है, नेशन स्टेट्स में और कंट्रीज़ में। अब नेशन स्टेट्स जो हैं वो सॉवरन, उनकी जो ये अगर हम देखें थर्ड स्लाइड में दिखाएं तो इसमें जब स्टेट ट्रीटी हुई ये 1668 वाली, तो उसमें थर्ड स्लाइड में ये जो स्टेट सेंट्रिक, मॉडर्न स्टेट सेंट्रिक जो आज की दुनिया है, वो उसकी कुछ डेफिनेशंस डिसाइड हुई। उसमें कुछ डेफिनेशंस की रियासत क्या होती है, मतलब स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड जो आज तक है वो 1668 में बनी थी। एक ये कि उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है ना, एक ज्योग्राफी उसमें होनी चाहिए, एक उसका हदूद, उसकी बॉर्डर्स होने चाहिए, फिर उसको सॉवरन होना चाहिए। अच्छा, सॉवरेनिटी, अपनी अथॉरिटी अपने बॉर्डर्स के अंदर मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी लीगल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ऑटोनॉमी हो, लोग जो हैं फ्रीडम यूज़ करें, सॉवरेनिटी के बेनिफिट यूज़ करें। ये डेफिनेशन डिसाइड हुई जो है स्टेट की, स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड बनी उसके बाद मुल्क आए सामने। उससे पहले एम्पायर, ये लड़ाइयाँ जो है ना एम्पायर्स में और ग्रोह में और ये खैर बाद में भी होती नहीं, लेकिन बहरहाल ये वेस्टफेलिया का जो है सारा जो पूरा किस्सा है, तो उसके बाद जो है वो हमारे सामने नज़र आता है कि ये जो है ये पहली दफ़ा हमारे सामने नेशंस का तस्वुर सामने आता है और कल्चरल उनकी एक्टिविटीज़ एक जैसी हों, ज़बानें, मतलब एक नेशन के तौर पे वो आगे जाएं। अच्छा, अब ये नेशन स्टेट जो है ना ये चलती रही और अच्छा, सोवरेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोवरेनिटी से क्या मुराद है, ख़ुद मुख्तारियत क्या है, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ बातें होती रहीं। कई मुल्क ऐसे हैं जो ख़ुद मुख्तार हैं मुकम्मल तौर पे, उनको दूसरे मुल्क तस्लीम करते हैं, उनकी सरहदों को तस्लीम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि जिनकी मुकम्मल सोवरेनिटी नहीं है, उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। मिसाल के तौर पे ताइवान, सारे मुल्क तो तस्लीम, इसराइल, सारे मुल्क तो तस्लीम नहीं करते। इसी तरह से जो है ये जो अबकेज़िया वगैरह, ये फोर्थ स्लाइड हम देखें तो लिमिटेड रिकग्निशन है, तो ये तो मुकम्मल तौर पे इनको माना ही नहीं जाता, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो यूएन मेंबर हैं, लेकिन ये कि ये कुछ मुल्क इनको मानते हैं। साइप्रस, शुमाली साइप्रस जो है, इसराइल, आर्मीनिया, कुछ मुल्क, एक लिस्ट है पूरी, कुछ मुल्क उधर हैं, कुछ मुल्क इधर हैं, कुछ मुल्क इधर हैं, तो ये लिमिटेड रिकग्निशन है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनको सब मुल्क मानते हैं। अच्छा, तो सोमाली लैंड है जैसे, ठीक है ना, और ये जो है ये एक काफ़ी मुल्क हैं, ठीक है, काफ़ी मुल्क हैं ऐसे जिनको ये जो दो नए मुल्कों ने भी जन्म लिया है ये यूक्रेन जंग के बाद, तो इनको भी तस्लीम नहीं करती दूसरे जो ममालिक हैं, जो यूक्रेन के दो मुल्क हैं दोनबास के इलाके में। अच्छा, एनीवे, तो ये मैं से भी बात कर रहा था, सॉवरेनिटी के ऊपर भी एक सवाल है। फिर ये है कि कई नेशंस हैं उनके पास जो है वो स्टेट नहीं है, कई नेशंस हैं जिनके पास स्टेट नहीं है, एक मुकम्मल स्टेट उनको चाहिए। और उसमें हम देखें तो कुर्द है, कौम है लेकिन मुल्क नहीं है उनके पास, या फ़लस्तीनी कौम है लेकिन उनके पास स्टेट नहीं है। तो नेशन और स्टेट को अगर मिल जाएँ तो फिर नेशन स्टेट कहलाती है और कंट्री उनसे अलग है। अच्छा, अब लेकिन मैं ये बात सारी इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं ना, आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो नेशन स्टेट्स हैं ये अपनी, इनकी जो तमाम दुनिया में इनकी गिरफ्त कम होती जा रही है नेशन स्टेट्स की। और वो नेशन स्टेट्स की गिरफ्त इस तरह से कमज़ोर इस तरह से हो रही है नेशन स्टेट्स कि ये जो एक नई दुनिया इमर्ज हो रही है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ये बॉर्डरलेस दुनिया है, ये बॉर्डरलेस दुनिया है। और इस बॉर्डरलेस दुनिया में या ये डिजिटल दुनिया है, मतलब इस बॉर्डरलेस दुनिया में अब आप मुझे बताएं ना कि एक रियासत की करेंसी होती है या रियासत का कोई जो है वो सेंट्रल बैंक होता है, मगर साथ ही अब बिटकॉइन आ रहा है,
क्रिप्टो करेंसी का तो कोई जो है वो तो उसका तो कोई डिसेंट्रलाइज करेंसीज आ रही हैं। अब इनको नेटवर्क स्टेट कहा जाता है, इनको डिजिटल बॉर्डरलेस स्टेट्स कहा जाता है। इनको ये किस शक्ल में आगे सामने आती हैं, कैसे, क्यों? आप देखें ना, यहाँ से जो है पहले तो ये था कि जी टेलीफोन आप दें और ऑपरेटर से कहें कि वो नंबर मिलाए फ़लाँ मुल्क का और ये करे। अब लोग अपना उठाते हैं व्हाट्सएप और कहीं से कहीं। कई ऐसे लोग हैं जिनके दोस्त या उनके जानने वाले ज़्यादा अच्छे ऑनलाइन होते हैं बजाय इसके कि वो फिज़िकल सामने बैठे हों। तो बात यह है कि अब ये चूँकि एक नई दुनिया आ रही है तो उसमें ये बात हो रही है। और अब देखें ना कि जो ये जैसे यूक्रेन की स्टारलिंक का मसला है, इंटरनेट उनका अमेरिका प्रोवाइड करेगा, बरतानिया का न्यूक्लियर है, उनको किलर स्विच अमेरिका के पास है, आगे पीछे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो रियासतें अपना फैसला खुद करती थी ना, अभी इस वक्त हम देखें तो आपको चाइना नज़र आता है मजबूत, कि चाइना किसी पे डिपेंडेंट नहीं। अमेरिका आपको मजबूत नज़र आता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। मुल्क हैं ऐसे बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो दूसरों की टेक्नोलॉजीज़ पे या दूसरों की मतलब किसी ना किसी अंदाज में सारी ही दुनिया जो है वो ग्रेजुअली उनकी जो अपनी जो गिरफ्त है, अपनी टेक्नोलॉजी होता है ना, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी क्रिप्टो करेंसी, अपनी मतलब वो अपने वाला चक्कर जो है ना, जो सॉवरेनिटी में आता था, वो अब पूरी दुनिया को देखें अगर उठा के 193 में तो आपको कोई मेरे ख्याल से 190 मुल्क तो ऐसे होंगे जो कि आपको 190 191 मुल्क जहां आपको नज़र आएगा कि वो उनका सारा जो काम है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर वो कनेक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं किसी तरह, भाई चाइना ने तो फायर चाइना के आप यूक्रेन तो नहीं है चाइना, ठीक है ना, लेकिन जापान डिपेंडेंट है। कितना बड़ा मुल्क, कितना ज़बरदस्त हो, मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट है। अमेरिकी फ़ौज बैठी है वहाँ और वो उनको कह रहे हैं कि भाई हमने कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम यहाँ पे 50,000 फ़ौज रखी है तो सही तरह से हमारी। ट्रंप रोज़ उनको कुछ ना कुछ सुना देते हैं जापान को, ये जानते हुए कि एक मुआहदा हुआ है और उन्होंने सरेंडर किया हुआ है उनकी बादशाह ने दूसरी जंग अजीम के बाद। तो ग्रेजुअली जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये सारी जो ये सारा, अब आप ये देखें कि ये डिजिटल नेशन, अगर 8th हम ये एक यहाँ पे दिखाएं कि ये इसके बाकायदा इसके ऊपर पेपर्स आने शुरू हो गए, डिस्कशंस में आना शुरू हो गए, ये डिबेट्स होने शुरू हो गई इसमें कि डिजिटल नेशन आगे कैसी होगी। अब डिजिटल नेशन ऐसी होगी इकॉनमी को, यानी एक ऐसी कौम आगे और ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे डिजिटल इकॉनमी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये अभी से लोग, फाइनेंस भी उनका ऐसे होगा, एग्रीकल्चर भी ऐसे होगा। अच्छा, ये एक तो ये है ना कि जब ये डिजिटल हो जाएगी मुकम्मल, मतलब मिसाल के तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान को हम डिजिटल कर दें, तो पाकिस्तान इस तरह से होगा, इकॉनमी डिजिटल हो जाएगी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल गवर्नेंस, जैसे नादरा और ये सारा टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये। लेकिन जैसे ही ये डिजिटल नेशन एक मुल्क बनेगा तो वो दूसरे डिजिटल नेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे डिजिटल नेशन में जो गवर्नेंस है, सेंट्रल गवर्नेंस की जो अथॉरिटी है वो मजबूत नहीं रहेगी, और उसमें गूगल, मेटा, चाइना की टेक्नोलॉजीज, सैटेलाइट्स, एप्पल, ओपन एआई, LLMs मॉडल मुख्तलिफ, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ दुनिया जा रही है, क्रिप्टोज की तरफ। तो ये सारा जो है ग्रेजुअली, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, ग्रेजुअली आपको अब भी नज़र आता है। अब भी आप देखें तो मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो ये जो डिजिटल सारे मामलात हैं, यानी चाहे वो डिजिटल पैसों के मामलात हों या वो ये मैसेजेस हों या बाकी एप्लीकेशंस हों, उसके हवाले से रियासतें जो हैं यानी वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कंप्लीट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही। तो ग्रेजुअली जो है ये जो था ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वेस्टफेलिया के हवाले से, और ये ख़ास तौर पे जो यूरोप में इस वक्त हो रहा है, अब देखें ना यूरोप को कितना आगे ये चला गया। मिस्ट्रल एआई है उनका, एक मिस्ट्रल एआई उनकी बड़ी कंपनीज़ हैं, और भी कंपनीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, स्टार्टअप्स हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, लेकिन ये है कि वो बहुत हद तक वो डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर। और चाइना क्या स्पेस लेता है वहाँ से, अगर अमेरिका निकलता है तो क्या चाइना यूरोप की तरफ जाता है या रुकता है। ये बहुत बहुत आइडियल मौका था जब चाइना ने सालिसी की पेशकश की थी ज़ेलेंस्की को, बहुत आइडियल मौका था। चाइना पीस प्लान लेकर आया था बाइडेन दौर में, और ज़ेलेंस्की साहब उस वक्त बात सुनने को तैयार नहीं थे। ज़ेलेंस्की जो है उस वक्त अगर चाइना की बात सुन लेते तो ये सूरत ना होती जो अब हो रही। अब तो पकड़ के फेंका है ना उठा के, ट्रंप ने कहा कि यहाँ हाजिर हो जाओ और मीटिंग में मत बैठना, बस मिलो। अच्छा, जिनसे मिल रहे हैं वो
शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से, ये जब इनको 15 दिन पहले दावत दी थी आने की, मोहम्मद बिन सुलेमान 15-16 दिन पहले, इन्होंने जब यहाँ पर रशिया और अमेरिका की वफूद की जब मुलाकात हुई सऊदी अरेबिया में, तो ज़ेलेंस्की ने आने से इनकार कर दिया, जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है सफारती और खारजी, और अब वो आ रहे हैं और आके क्यों आ रहे हैं भाई, जब इजलास में होंगे ही नहीं तो आप आ रहे हैं और आके मिल के वापस जा रहे हैं। तो एक बहुत, जिसे कहना चाहिए ना कि एक मुल्क जो है अच्छा खासा मुल्क और बहुत आगे जिसने जाना था, वो उसकी तारीख जब भी यूक्रेन की लिखी जाएगी तो पेनफुल तारीख होगी कि ये कैसे सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हुए और क्या हुआ और किस तरह से मामला आगे बढ़े। अच्छा, इसी दौरान जो है वो पोलैंड, मैंने कल भी बात की थी कि पोलैंड जो है वो पोलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं वो बहुत ज़्यादा रशिया के साथ पोलैंड की पुराने मामला चल रहे हैं, और ये स्टारलिंक की पेमेंट पोलैंड करता रहा है। अब ये है कि ये जो है इन्होंने जो है ये इलॉन मस्क के दरमियान और इनके दरमियान तो खूब फटा पड़ा ये एक्स के ऊपर, और ट्वीट्स जो हुए आपस में। और पहले तो ये हुआ कि उन्होंने ये इलॉन मस्क ने कह दिया कि इसको उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये अगर हम यहाँ पर उनको दिखा सकें, उन्होंने ये पहले कहा कि 14th स्लाइड हम दिखा सकें, स्टारलिंक फॉर यूक्रेन आर पेड फॉर, वो जो बात उन्होंने की थी ना, लिटरली चैलेंज पुतिन 1-on-1 फिजिकल कम्बैट, इसके ऊपर जो पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट कर दिया था। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि स्टारलिंक जो है उसको पोलैंड जो है वो पे करता है, और पोलैंड ने 50 मिलियन साल के हिसाब से जो है, तो ये एथिक्स ऑफ थ्रेटनिंग द विक्टिम ऑफ एक्शन पार्ट, अगर ये प्रूव करे अनरिलायबल प्रोवाइडर, तो वी विल बी फोर्स्ड टू लुक फॉर अदर सप्लाईज। अच्छा, ये इन्होंने ट्वीट कर दिया, यानी उनके वज़ीर ख़ारजा ने इलॉन मस्क के ट्वीट के ऊपर वो ट्वीट कर दिया। वो ये वही ट्वीट है जो कल हमने शो किया था प्रोग्राम में, कहा था कि मैं स्विच ऑफ कर दूं तो 2 मिनट के अंदर मामला। अब इसका जवाब जो है वो इलॉन मस्क ने, वो 13 हम दिखाएं, इलॉन मस्क आगे से कहते हैं बी क्वाइट स्मॉल मैन, मुंह बंद करो छोटे आदमी, तुमने जो है एक पूरी कीमत का एक छोटा सा हिस्सा दिया है, यू पे टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, और स्टारलिंक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, अब ये तो अजीब हो गया कि छोटे आदमी, अच्छा उसके बाद मतलब चुप करो छोटे आदमी मुंह बंद करो अपना। अच्छा, ये अजीब रौला पड़ गया। उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी स्टेट कूद गए बीच में, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट बीच में आ गए, और उन्होंने जो है वो फिर उसको 11th उन्होंने उस ट्वीट पे वो मतलब पत्ते पे पत्ता फेंक रहे हैं ना, उसके ऊपर 11th अब देखें, उन्होंने फिर आगे से उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जस्ट मेकिंग थिंग्स अप, और नो वन हैज़ मेड एनी थ्रेट्स के कट करेंगे, और से थैंक यू, शुक्रिया कहो, क्योंकि स्टारलिंक के बगैर जो है यूक्रेन जो है जंग को बहुत पहले ख़त्म कर चुका था, हार चुका था, और रशियन वुड बी ऑन द बॉर्डर विद पोलैंड राइट नाउ। इस वक्त जो है वो पोलैंड की सरहद पे होता है रूस, मतलब शुक्रिया अदा करो। अच्छा, मार्को रूबियो ने इसके ऊपर जो है एक तरह से ये कहा कि धमकी नहीं लगा रहे, लेकिन ये है कि तुम शुक्रिया अदा करो कि जो है इस वक्त स्टारलिंक मौजूद है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो, यानी इन्होंने भी कहा कि वरना पोलैंड, अब आगे से पोलैंड वाले ज़ाहिर है क्या उन्होंने जवाब देना, उन्होंने आगे से कहा शुक्रिया, ये 12th वो कहते हैं थैंक यू मार्को फॉर कंफर्मिंग दैट द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ यूक्रेन कैन काउंट ऑन वाइटल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडेड जॉइंटली बाय अमेरिका एंड पोलैंड। ये कब का है भाई? मार्को ने तो ये कहा है कि शुक्रिया कहो, तो इन्होंने शुक्रिया भी कह दिया शुरू में कहे, लेकिन बाद में ये भी कि चलें जी वो चलता रहेगा, टुगेदर यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स कैन हेल्प यूक्रेन टू अचीव जस्टिस। ये बड़ी ख़तरनाक बात हो गई थी कि पोलैंड पहले तो इलॉन मस्क है, और इलॉन मस्क ने उनको छोटा आदमी कह दिया, फिर मार्को ने आके मार्को रूबियो ने हालात को संभाला। तो ये एक्स के ऊपर इस वक्त घमसान की लड़ाई हो रही है, घमसान की जो है ना जंगें एक्स के ऊपर जा रही हैं, और ये इसमें से बच के निकल गए पोलैंड के वज़ीर आज़म। उनके जो सदर हैं, उनके जो वज़ीर आज़म हैं, वो भी थोड़ा सा उन्होंने भी हल्का सा अपने वज़ीर ख़ारजा को बचाने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि ज़्यादा मसला फटा हो गया तो मैं रगड़ा ना जाऊँ बीच में, तो इसको इसी को लड़ने दो तो बेहतर है। मार्को रूबियो कूद गए दूसरी साइड से, और इलॉन मस्क कूद गए। तो बहरहाल ये वज़ीर मौसूफ जो है इन्होंने बाद में जान छुड़ा, हटो बचो करके ट्वीट से जान छुड़ाई। ज़ेलेंस्की साहब यहाँ पहुँचे हुए। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये अब आप स्टारलिंक को देखें ना, अब ये जो ये इन्होंने बताया, फिर आखिर में इन्होंने बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया, ट्रू लीडरशिप ये होती है, नो नेवर एरोगेंस, डियर फ्रेंड्स थिंक अबाउट इट, बड़ा प्यारा सा ना।
इवन फॉर द स्मॉलर, जैसे होता है ना कि एक दानिशवराना, ना इलॉन के बारे में बात है ना अपने डोनाल्ड टस्क अच्छे आदमी है, ये वजीर आज़म है पोलैंड, इन्होंने बड़ा फिर सब मतलब हटो बचो वाला जो होता है ना कि बचो बीच में से तो वो जो है वो ये सारा हुआ। अच्छा, अब तो मैं आपसे तेरी बात कह रहा था कि नेशन स्टेट्स की, नेशन स्टेट्स इकोनॉमिक जोन्स बन जाएं। इकोनॉमिक जोन्स की तरफ भी तो जा रहा है ना एक मामला कि मुख्तलिफ मुल्क हैं उनमें इकोनॉमिक जोन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कई खलीजी रियासतें हैं वहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स की पॉलिसी कुछ और है और वहाँ पर जो बाकी रियासत है उसकी पॉलिसी कुछ और है। अगर आप इस इकोनॉमिक जोन में आएंगे तो ये टैक्स नहीं होगा, यहाँ ये नहीं होगा, ये फैसिलिटीज़ होंगी, ये होंगी, यानी स्टेट विद इन स्टेट, बाहर होंगे तो ये लगेगा टैक्स। तो ग्रेजुअली हो रहा है, तो वहाँ ग्रेजुअली हो रहा है कि जो ये सारी दुनिया का जो सिस्टम है ना, ग्रेजुअली जो नेशन स्टेट का तस्वुर था ना, वो नेशन स्टेट का तस्वुर भी ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये अलाइंसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन ये जो है ना कि ये जो टैक्स हैं, जो बिग टेक, जो 7 बड़ी टेक कंपनीज हैं, और चाइना को तो हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ बीच में, अभी चाइना तो आएगा और आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और वो जो है जब आता है तो फिर ये टेक्नोलॉजी की ये दुनिया है, स्पेस की टेक्नोलॉजी की, आने वाले दिनों में क्वांटम की, क्लाउड की दुनिया है। तो उसमें फिर बॉर्डर्स को मेंटेन रखना, लेकिन बॉर्डर्स भी अपनी जगह, लोग हैं, अवाम है, सरहदों का कंट्रोल, मैं कह रहा हूँ वो ऐड हो रही हैं चीज़ें, वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है अब। यानी स्टेट्स के लिए या नेशन स्टेट्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा, अब जनाब ये आ गए यहाँ पे ज़ेलेंस्की साहब पहुँच गए, और ज़ेलेंस्की साहब जो है जो मुलाकात करेंगे उनके वफूद, तो उनके वफूद के मुलाकात के दरमियान जो है वो उनको बैठने की इजाज़त नहीं है। इस दौरान जो है वो 2 चीज़ें होंगी, ना सिर्फ इसमें यह है कि मादनियात का मामला तय हो जाएगा, बल्कि ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि बहुत अच्छा होगा कि ज़ेलेंस्की अपने ओहदे से अलग हो जाएं और नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ये बात भी डिस्कस हो रही है। और यूरोप में कोई भी इस वक्त शख्सियत ऐसी नहीं है जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, क्योंकि 20 मई को ख़त्म हो चुके हैं उनके इलेक्शन। एक और रौला पड़ गया है यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से अमेरिका ने EU पे चढ़ाई की है यूरोप के ऊपर। अब जरा उसके बाद बात करें इसराइल के हालात, वहाँ पर भी सूरत हाल बिगड़ रही है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया है, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं? देखिए पार्लियामेंट क्या करती है इस अरेंजमेंट में, क्योंकि इश्यूज़ बहुत मुख्तलिफ हैं जो इस पार्लियामान के अंदर डिस्कस होने, जो बाहर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी, मईशत, बाकी सारे मामले। खैर मैं उस पर, टेररिज्म दोबारा उठ रहा है। मैं ये से बात कर रहा था, आने वाले दिनों में इसको मज़ीद इस पर बात होती रहेगी कि क्या नेशन स्टेट्स कमज़ोर हो रही हैं, और ये जो फ़िलासफ़र्स थे जेन बॉदिन और रूसो और उसके बाद हॉब्स और ये सब ने जो सारा भी कुछ काम किया, जो भी कुछ किया, ह्यूगो ग्रोशियस और ये सारे, इन सब की तहरीरें आप पढ़ें जो कि वेस्टफेलिया ट्रीटी के बाद आपको नज़र आती हैं, तो इन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया कि रियासतें कैसी होनी चाहिए। फ़िलासफ़र्स थे, थिंकर्स थे, डच, फ्रेंच, ब्रिटेन के, बाकी। लेकिन ये है कि और ये जब यूनाइटेड नेशंस बनती है तो इन्हीं के जो अफकार थे या ख्यालात थे उनको उसमें यूनाइटेड नेशंस में भी, लीग ऑफ नेशंस में भी बड़ा इंस्पायर होकर वो तहरीर किया गया था। लेकिन अब सारा तितर बितर हो रहा है। ये जो टेक वॉर है ना, और टेक नेशंस और डिजिटल नेशंस और नेटवर्क नेशंस, और ये सारा जो अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें पूरा यूरोप जो है वो साइबर कवर अगर अमेरिका का हटता है तो पूरा यूरोप खड़ा है बेशुमार मुल्कों के साथ, 32 मुल्क हैं, और वो सारे देख रहे हैं कि भाई एक मिनट हमने कहाँ जाना है। और स्टारलिंक अगर बंद होता है तो पूरा का पूरा नक्शा जंग का तब्दील ख़त्म हो जाता है। तो ये और बरतानिया सोच रहा है कि क्या स्विच किलर बटन्स हैं, कहीं पे स्विचेस हैं, किल स्विचेस जो हमें असला दे दिया गया लेकिन हम इस्तेमाल ना हो सकता है कर पाएँ। अच्छा, इस पूरे पिक्चर में नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज़्यादा आज, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका और साउथ कोरिया की ड्रिल्स हो रही थी, नेवल ड्रिल्स, तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं बहुत ज़्यादा और वॉर्न किया उनको। नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स और बाकी मामलात की तरफ तेज़ी के साथ नॉर्थ कोरिया जा रहा है।
और ये जो यहाँ पे मामला हुआ, एक तो मैंने कहा कि आज पिछले चंद घंटों से इतला भी नहीं आई शाम से कि कोई वहाँ पर सीरिया में कोई फिर दोबारा कत्ल आम हुआ हो, और दूसरा उन्होंने सरकारी तौर पे अहमद शरा की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो हैं वो मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, यानी बात जो है मामला वहाँ पे तय हो गए हैं या जो भी सारा मामला। अच्छा, अब इसमें जो अगली बात है वो ये है कि बड़ी शदीद बहुत शदीद इस वक्त गुस्सा है नेतन्याहू और इसराइल के अंदर कि हमें बाईपास करके हमास के साथ अमेरिका ने डायरेक्ट बात की है। और एक तो गज़ा प्लान था, वो तो गज़ा प्लान तो अलग था, यानी गज़ा प्लान से हट के, यानी वो ये भी कर सकते थे कि गज़ा प्लान को इंडोर्स कर देते। उन्होंने गज़ा प्लान को इंडोर्स करने के बजाय उन्होंने कहा गज़ा प्लान मंजूर नहीं है, और साथ ही उन्होंने हमास के साथ अलग से बात की। स्टीव विटकॉफ ने भी बात की और जो एडम बॉयलर हैं उन्होंने भी बात की। अब एडम बॉयलर जो है ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, और ये जो है ये आने वाले दिनों के अंदर जो है, अच्छा इन्होंने कल पहले कहा कि हम बिजली काट रहे हैं पूरी गज़ा की, लेकिन वो एक डीसैलिनेशन प्लांट की बिजली इन्होंने काटी है, वो सारी बिजली गज़ा की बिजली तो पहले ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, लेकिन ये है कि वहाँ पे कुछ इलाकों में बिजली आ रही है, कुछ में नहीं आ रही, कुछ ये कह रहे हैं इमदाद हम रोकेंगे नहीं रोकेंगे, लेकिन डेलीगेशन इनका, मैंने कहा ना कि वो ऐसे पकड़ के नेतन्याहू को मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया है। असल खबर ये है जो मैं बार बार, ये मुझे नहीं पता कि मेरी इंस्टिंक्ट है या क्या है, नेतन्याहू एक ज़ेलेंस्की है। नेतन्याहू को तमाम मुज़ाकरात से बाहर फेंक दिया गया है, जैसे ज़ेलेंस्की को बाहर फेंक दिया ना, इस तरह नेतन्याहू को फेंका। और मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बात करूं। ये जो बात है ये वहाँ पे जो उनका आज मजमून छपा हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उनका मजमून अगर हार्ट्स के हम दिखा सकें, ये जो है ये उनका जो हार्ट्स का मजमून है 17th, फेड अप विथ नेतन्याहू's टाइम वेस्टिंग, ट्रंप हैज कट हिम आउट ऑफ सीज फायर टॉक्स, यानी उधर के टॉक्स में से ज़ेलेंस्की को आउट कर दिए, इधर की सीज फायर टॉक्स में से नेतन्याहू को फेंक दिया उठा के अंडर द बस। ये दोनों अंडर द बस जाएंगे। अच्छा, और जो ये एडम बॉयलर है उन्होंने एक अजीब बात की है। अब ये जो NPR को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और ABC को दिया है, ये बात जो है ये मैं इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इसराइल में बड़ी खप पड़ी हुई है, बहुत खप पड़ी हुई है, और अरब मुल्कों में भी पड़ी हुई है, और यूरोप में। ये क्या अमेरिका ने मुज़ाकरात किए हैं, ये NPR कोट कर रहा हूँ ना, उनका NPR बड़ा उनका नशरियाती अदारा, वो कह रहे हैं हमास जो है वो कह रहे हैं कि हम जंग बंदी को तैयार हैं 5 से 10 साल के लिए, 5 से 10 साल बाद हो सकता है हम दोबारा जंग छेड़ दें, यानी सीज फायर जो है इस दौरान पूरा गज़ा बना लें आप, 5 साल 10 सालों में पूरा गज़ा तैयार कर लें, सारी बिल्डिंग्स हो जाएं, हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, हम सेटअप में भी नहीं आएंगे। अच्छा, इसी को ABC अगर 19 देखें, ये देखें ना, ये जो बात की है उन्होंने एडम बॉयलर के साथ, ये एडम बॉयलर ने इंटरव्यू दिया है, उसमें बात उन्होंने की है इसराइल, वो कह रहे हैं कि हमास जो है वो 5 से 10 साल के लिए जंगबंदी को तैयार है। अच्छा, 5 से 10 साल, अभी इसको जरा गौर करें, इस खबर पे गौर करें आप, जंगबंदी 5 से 10 साल जिसमें दोबारा गजा तैयार हो जाए, और इस दौरान वहां पर जो है वो दूसरी कोई, लेकिन हथियार वो मतलब रहे अपनी जगह, हमास रहेगी, जंगबंदी, यानी ये जो बात है। अब इसको सोचें कि वो नेतन्याहू क्या सोच रहे बैठे, क्या हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, मतलब 5 से 10 साल के लिए जंगबंदी के बाद फिर जंग करेंगी हमास जो है, इसको आर्जी जंगबंदी रखा जाएगा, और इस दौरान रियासत भी का भी ऐलान हो जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए। अब वहां पर जनाब वो गालियां दे रहे हैं अमेरिका को, उनका जो मीडिया है जो मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर है उनकी रियासत के कंट्रोल में, वो जो है वो गालियां दे रहे हैं, अमेरिका को गालियां दे रहा है इसराइल। और पहले तो ये उनका जो इसराइल होम है 20th, उन्होंने कहा नॉट ऑल ऑफ द ट्रम्प्स एनवॉय ट्रूली स्पीक्स फॉर हिम, सारे लोग नहीं है जो ट्रम्प के लिए बात करें, ट्रम्प के ख्यालात कुछ और हैं और उसके जो मुशीन हैं वो अलग बात कर रहे हैं, ट्रम्प जो है वो कुछ और ख्याल रखता है इसराइल के बारे में। ये कैसी अजीबोगरीब बात है। अच्छा, दूसरा जो मसला है उनका, वो टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो है वो तो बिल्कुल ही काफ़ी सुना दी है कि ये जो है ये टाइम्स ऑफ 12वां मीट एडम बॉयलर, ट्रम्प्स
कंप्लेसेंट, कंफ्यूज एंड डेंजरसली नाइव हॉस्टेज इन वो होता जा रहा है, क्योंकि ये इसी बंदे ने कहा है ना, ये बंदा कह रहा है, इसने कहा है जो फ़लस्तीनी इधर भी हॉस्टेजेस, वो कह रहा है जो जेलों में वो भी हॉस्टेजेस हैं, उनको प्रिजनर नहीं कहा, वो कह रहे हैं वो भी हॉस्टेज हैं, ये भी हॉस्टेज हैं, हॉस्टेज का तबादला करो। वो उनको प्रिजनर कहते हैं, ये इनको हॉस्टेज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों तरफ से हॉस्टेज का तबादला हॉस्टेज। उसके ऊपर इसराइल के अंदर मसला हो रहा है कि उनको सजाएं सुनाई हुई थी, ये हुआ होता, वो हुआ था। दूसरा वो अलग से बात हो, और इतना ज़्यादा हुआ कि फिर इन्होंने किसी अमेरिका में किससे पता नहीं शिकायत लगाई है, क्या किए, एहतजाज किए है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि लेकिन उसके बावजूद एक डेलीगेशन पहुँच गए, वो पहुँच गया दोहा, और दोहा से वो बात आगे लेके चलेगा। और हमास का डेलीगेशन भी दोहा में भी है और इजिप्ट में भी है, और अब ये सारा मामला जो है ये आगे की तरफ जा रहा है, यानी बातचीत आगे की तरफ जा रही है। कतर ने ये कह दिया कि अगर जो है वो, एक तो उन्होंने मुतालबा किया था कि IAEA जो है वो चेक करें इनके सारे न्यूक्लियर, और दूसरा उन्होंने बात की कि ईरान ने, अगर ईरान की तरफ को मामला होता है किसी की तरफ, तो अरब मुल्क हम जो है, कतर ने बात की थी कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर। तो उसके बाद वो इसराइल जो है बिल्कुल ठुस हुआ हुआ है। और दूसरा ये जो बात है ना कि मुज़ाकरात से बाहर कर दिए, आप यकीन करें नेतन्याहू को नहीं पता, नेतन्याहू को हकीकतन नहीं पता, उनकी जो भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट उनकी जो भी है इसराइल की, उसको ऑन बोर्ड लिया हुआ है ट्रंप ने, और ट्रंप इंतजामिया के लोगों ने वही बात कर रहे हैं, वही मुज़ाकरात में हैं। वो जो मिस्टर एम को बुला लिया ना वहाँ से, रॉन बैनर को निकाल दिए, तो मिस्टर एम शिनबेत का वो बैठा हुआ है, वो उससे बात हो रही है डायरेक्टली, वो कह रहा है कोई मसला नहीं सर, कह रहे हैं बच्चे तेरी नौकरी पक्की है, तू आगे काम करेगा, लेकिन तूने ये फ़लस्तीनियों के लिए इस नेतन्याहू के साथ, भूल जा नेतन्याहू को, जैसे वो ज़ेलेंस्की के साथ किए, वो नेतन्याहू को, दो लोगों ने बस के नीचे जाना है। अच्छा, एक तो ये दूसरा मसला हो। दूसरा ये है कि वहाँ पर कनाडा में उनके जो नए मार्क कैनी जनाब जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, और जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा बहुत है, तो मुल्क बहुत एज ए मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो 51st स्टेट और फिर टैरिफ्स और फिर उसके बाद गवर्नर और ये सारा, अब ये जो मार्क कैनी है ये वहाँ पर जो लिबरल्स हैं, लिबरल्स को में ये लिबरल्स ही, यानी हुक्मरान लिबरल्स जो हैं, जस्टिन ट्रूडो हटेंगे, ये जो हैं ये क़यादत संभालेंगे, और ये जो है अगले वज़ीर आज़म होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। और ये ट्रंप से शदीद, इन्होंने पहली ही जो तकरीर की अपने चुनाव के बाद, तो इन्होंने ट्रंप को कहा कि ये ट्रंप जो है ये, मतलब सुना ही इन्होंने ट्रंप को बहुत ज़्यादा, भूल जाओ, मतलब जैसे तमीज़ में बहुत तरीके से, लेकिन इन्होंने डिप्लोमेटिकली ट्रंप को हदफ बनाया, और इन्होंने कहा कि भूल जाओ, कनाडा जो है ये एक अलग मुल्क है, ख़ुद मुख्तार मुल्क है, प्राउड हैं हम बीइंग कैनेडियंस, और इस तरह की बात आइंदा मत करना वगैरह वगैरह करके इन्होंने बात सारी संभाल ली। अच्छा, ये बैंक ऑफ कनाडा के सरबराह रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट, और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी सरबराह रहे हैं। और ये जहन में रखें कि इंग्लैंड और कनाडा का एक ताल्लुक है, कनाडा जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर है, ये बात पहले भी हम कह चुके हैं कि कनाडा में जो है वो अभी तक गवर्नर जनरल है खातून, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कनाडा में अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी आ गई है जो कि ट्रंप के साथ सख्त बात कर रही है, तो बरतानिया में इशू खड़ा हो रहा है कि भाई वो कनाडा अगर इस तरह जवाब दे रहा है, तो केयर स्टैमर क्यों नहीं जवाब दे रहे? एक लिंक है ना, मतलब आपस में उनके गवर्नर जनरल है वहाँ पे कनाडा में। अच्छा, फिर जो रौला पड़ा हुआ है वो कैलन गुरजेशियो, उनका एक रौला पड़ा हुआ है, और वो रौला ये है कि ये जो है ये रोमानिया का इलेक्शन हुआ, मैं माजरत के अगर इनके नामों को गलत तरह से प्रोनाउंस करूं, ये इलेक्शन जो है वो दिसंबर में हुआ था, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये जो है ये पहले राउंड में आगे आ रहे थे, तो रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके ऊपर JD वेंस ने और इलॉन मस्क ने शदीद तनकीद की थी पूरे यूरोप पे कि तुम्हारे मुल्क की अदालतें जो हैं वो मुखालफिन के खिलाफ जाती हैं और इंसानी हकूक़ की पाबंदी नहीं करती, और सियासी मुखालफिन को। अब ये दोबारा इनको जनाब फिर दोबारा उन्होंने पाबंदी लगा दी है इनके ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेने पे। तो अब जो है वो अच्छा, JD वेंस भी इनकी हमायत कर चुके हैं, और साथ ही अब रोमानिया, अच्छा ये ध्यान में रखें कि ये प्रो रशिया हैं, ये प्रो रशिया हैं, ये क्रेमलिन, ये यूक्रेन जंग के खिलाफ में प्रो रशिया हैं। रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने मुदाखलत की थी, रशिया शख्सी तर्दीद करता रहा है कि ये पॉपुलर पर्सनैलिटी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि ये प्रो रशिया और यूक्रेन की जंग के खिलाफ है। JD वेंस और ट्रंप इंतजामिया और इलॉन मस्क इनकी हमायत करते हैं, इनको फिर अदालत ने रोक दिया, तो यूरोप के अंदर नया सवाल खड़ा होने जा रहा है। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब उसमें ये है कि कल से ये डायलॉग शुरू होगा सीज़ फायर का आगे,
गज़ा की सीज़ फायर की तरफ मामला आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैंने कहा ना नेतन्याहू को साइड पे कर दिए और वो बुरा भला कह रहे हैं उसको, अमेरिकन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये वही सिचुएशन है जो थोड़े दिन पहले ज़ेलेंस्की की थी ना, कि कोस रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन ये कि मामला इस तरह हल नहीं होगा। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला खैर करे, ये शाम का क्राइसिस आगे ना बढ़े, सीरिया का, और ये भी कि तलखियाँ सारी कम हों, यूक्रेन का कोई मुनासिब, अब बहुत ज़्यादा जाने वहाँ जा रही हैं, और इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन, अगर पहले चाइना का जो फार्मूला था अगर वो पहले मंजूर कर लिया जाता, पहले सऊदी अरेबिया भी चाह रहा था, पहले अफ्रीकन यूनियन भी कई मुल्क चाह रहे थे, पहले कतर यूएई कई मुल्क चाह रहे थे कि इनकी तरफ, इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं जाना चाह रहे थे यूक्रेन, वो रशिया के बाद उनको अमेरिका ने कहा जाओ, फिर वो गए और वो अजीब सा उसने तमस्कर से उड़ाया वहाँ पे जो भी बात हुई बहरहाल यूक्रेन में। तो ये ज़ेलेंस्की जो है ये एक बिल्कुल एक मिसाल ऐसी क़यादत की जो एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस से खिताब हो रहे हैं और पार्लियामेंट से खिताब हो रहे हैं यूरोप की और हर जगह पर जनाब आगे पीछे, और अब जो है उसको सऊदी अरब बुला के उस मुल्क में जहाँ उसने 15 दिन पहले आने से इनकार कर दिया था कि यहाँ पे तो रूस और अमेरिका की डायरेक्ट बात हो रही है, मैं तो नहीं जाऊँगा, उसने कहा कि बच्चों इधर आ जाता, इधर आके मिल, माफ़ी मांग, जो कुछ करना है, हाँ मुज़ाकरा में दुनिया बैठे को बाहर निकल जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेतन्याहू के साथ हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।